हेलो स्टूडेंट, तो देखो आज हम लोग जैक बोर्ड के द्वारा प्रकाशित मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर्स 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, मॉडल सेट पेपर 2 है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि रूट अंडर एक्स माइनस 1 बाय रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो। तो बच्चों सबसे पहले क्या करना, आप इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर देना। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो यहाँ 2a की जगह पे रूट एक्स, बी की जगह पे जो है 1 बाय रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होगा और 1 बाय रूट एक्स का स्क्वायर 1 बाय एक्स होगा। अब सिंपली इसको आप अलग अलग सेपरेट करके इंटीग्रेट करो। तो देखो एक्स का इंटीग्रेशन होगा, फिर 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन होगा, -2 बाहर रहेगा तो dx का इंटीग्रेशन होगा। बच्चों एक्स का इंटीग्रेशन एक्स पे पावर n के रिस्पेक्ट में करना, तो एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन log x होगा और -2 बाहर है तो dx का इंटीग्रेशन x होगा। चूंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे आपको इंटीग्रल कांस्टेंट c को ऐड करना पड़ेगा। ओके, चलो उसके बाद सेकेंड नंबर में देखो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो बच्चों यहाँ पर दे रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस dy बाई डी एक्स प्लस 1। बच्चों यहाँ पर देखो ऑर्डर तो सेकेंड ऑर्डर होगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है तो बच्चों, लेकिन यहाँ पे डिग्री नॉट डिफाइन है। एक चीज़ ध्यान देना, जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से dy बाई डी एक्स या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर या कुछ भी इस तरह का वैल्यू हो, अगर किसी के साथ मान लो ये जैसे हम इसको कह सकते हैं कि फ्री नहीं है, dy बाई डी एक्स देखो यहाँ पे बिल्कुल फ्री नहीं है, कॉस के साथ बंधा है। बच्चों जब इस तरह का सिचुएशन हमें देखने को मिले ना, तो याद रखना कि इसमें डिग्री जो होती है नॉट डिफाइन होती है, ठीक है ना। अगर यही रहता cos x प्लस dy बाई डी एक्स तो यहाँ पे डिग्री हो जाता 3, लेकिन यहाँ पे डिग्री डिफाइन नहीं है, ऑर्डर सिर्फ डिफाइन होगा तो ऑर्डर 2 होगा, जबकि डिग्री डिफाइन नहीं होगा। तो आप आंसर लिखना डिग्री इज नॉट डिफाइन। कभी कभी बच्चे यहाँ पे गलती कर बैठते हैं कि ऑर्डर इसका 2 और डिग्री 3 लिख देते हैं, जो कि गलत होगा। देखो यहाँ पे cos और dy बाई डी एक्स एक साथ लिखा, अगर ये अलग रहता तो हम कहते कि डिग्री डिफाइन है, लेकिन चूंकि एक साथ है तो डिग्री डिफाइन नहीं होगा। ध्यान देना इस क्वेश्चन में। चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो कह रहा है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर i प्लस जे माइनस के। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखो वेक्टर a हम लोग मान लेते हैं कि i प्लस जे माइनस के दिया हुआ है। क्या मान लेते हैं वेक्टर a i प्लस जे माइनस के, और यूनिट वेक्टर जो होता है बच्चों, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर a अपॉन वेक्टर a के मैग्नीट्यूड से हम लोग डिवाइड करते हैं। ओके ना, वेक्टर a अपॉन वेक्टर a के मैग्नीट्यूड से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करना, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड निकाल लेना। वेक्टर a का मैग्नीट्यूड देखो क्या होगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे a के जगह पे i का कोएफिशिएंट 1, j का कोएफिशिएंट 1, k का कोएफिशिएंट -1 है। तो वेक्टर a अपॉन वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, तो हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाला तो √3 आया, इसको अब हम सेपरेट कर देंगे। तो देखो 1 बाय √3 आई, 1 बाय √3j, 1 बाय √3k, इसके आगे माइनस है तो -1 बाय √3k होगा, यही यूनिट वेक्टर होगा। सेकेंड देखो बच्चों कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द वेक्टर a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो बच्चों जब दो वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होता है। पढ़े है ना अपने, a डॉट b का डेफिनेशन भी होता है ab cos थीटा, और यदि थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो देखो a और b जो होते हैं आपस में परपेंडिकुलर होंगे ना, वहाँ पे देखो a डॉट b ab cos थीटा cos 90 0, तो a डॉट b 0 हो गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाला। दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालने पे हमने इसको 0 से इक्वेट किया, तो देखो 3 × 1 प्लस 1 इंटू लेमडा प्लस -2 इंटू -3, इस सब का सम क्या हो गया बच्चों, 0 के बराबर हो गया। तो लेमडा की वैल्यू -9 आई। ओके, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है कि इफ अ लाइन मेक्स इक्वल एंगल एक्स वाई जेड एक्सिस फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। मुझे बोल रहा है कि कोई लाइन है जो इक्वल एंगल बना रहा है एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ, तो उसका डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करो। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे जो इक्वल एंगल है अल्फा बीटा गामा है, ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा सब आपस में इक्वल हैं। तो हमें पता है कि एल बराबर जो होता है डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा और एन बराबर कॉस गामा होता है। और एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा डायरेक्शन कोसाइन में कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का सम जो होता है बच्चों वो 1 होता है, ठीक है ना।
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का सम 1 होता है, तो आप यहाँ पे लिखोगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। अब चूंकि अल्फा बीटा गामा सब बराबर है तो बीटा की जगह भी मैंने अल्फा लिखा, गामा की जगह भी मैंने अल्फा लिखा। तो देखो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/√3, तो कॉस अल्फा का मान निकल गया प्लस माइनस 1/√3। तो आप अल्फा बराबर इतना, इस तरह डायरेक्शन कॉस साइन आप लिख सकते हो, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा सब यही वैल्यू होगा, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। ओके, चलो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखो बच्चों क्या कह रहा है कि राइट डाउन द डायरेक्शन कॉस साइन एक्स वाई जेड एक्सिस। ठीक है ना, यहाँ पे हमें डायरेक्शन कॉस साइन लिखना है एक्स वाई जेड एक्सिस का। तो बच्चों हमें पता है कि एक्स एक्सिस जो होता है वो एक्स एक्सिस से तो 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, जबकि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन कॉस साइन जो हो जाएगा cos 0 cos 90 हो जाएगा, तो ये 1 0 0 होगा क्योंकि cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, और फिर यहाँ पे भी देखो cos 90 0 है। इसी तरीके से आप y एक्सिस और z एक्सिस का डायरेक्शन कॉस साइन सोच सकते हो। y एक्सिस के लिए 0 1 0 होगा, जबकि z एक्सिस के लिए 0 0 1 होगा, क्योंकि y एक्सिस पे निकालोगे तो y जो होगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये y जो होगा 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, और x और z जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और z एक्सिस के साथ देखो यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल बनाएगा z, और जबकि x और y जो होगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ओके, फिर यहाँ पे देखो बच्चों क्या कह रहा है कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालो। यदि 2 ऑफ P ऑफ A बराबर P ऑफ B है बराबर 5/13 है, एंड P A जब अकर हो रहा है, A जब घटेगा व्हेन B हैज अकर्ड, तो 2/5 दिया है। तो इसकी वैल्यू देखो, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे P ऑफ A और P ऑफ B निकाल लिए, तो P ऑफ B तो 5/13 ही होगा, लेकिन P ऑफ A को इससे कंपेयर करेंगे तो 5/26 हो जाएगा। फिर आप फार्मूला लगा देना, ठीक है ना, P ऑफ A अकर व्हेन P ऑफ A व्हेन B हैज अकर्ड, तो इसका फॉर्मूला लगा दोगे P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। ठीक है ना, तो इससे हम लोग P ऑफ A इंटरसेक्शन B फाइंड कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों क्या कह रहा है कि I इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों यहाँ पे हम एक ट्रिक लगाए हैं कि 1 अपॉन साइन बी माइनस ए से डिवाइड किए हैं, देखो यहाँ पे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं। ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे साइन बी माइनस ए को मैंने सेट कर दिया साइन एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। अगर इस को आप तोड़ोगे तो देखो एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, यहाँ माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ये देखो बी माइनस ए ऊपर में आ जाएगा। ठीक है ना, अब हम यहाँ पे फार्मूला लगा दिए साइन ए माइनस बी का। जो साइन ए माइनस बी का फार्मूला आप जानते होंगे, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला हमने लगा दिया। तो देखो हमने इसे तोड़ा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन इसका। अब मैंने इसको इसके साथ सेपरेट कर लिया, इसको इसके साथ सेपरेट कर लिया, तो यहाँ पे हमें फार्मूला मिला, देखो इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस ए का और माइनस टेन एक्स माइनस बी का इंटीग्रेशन मिला। अब बच्चों आपको पता है टेन एक्स माइनस ए का जो इंटीग्रेशन होता है, आई मीन टेन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो लॉग सेक एक्स होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया लॉग सेक एक्स माइनस ए, और इसको लिख दिया माइनस लॉग सेक एक्स माइनस बी। अब आपको पता है लॉग ए माइनस लॉग बी जो होता है लॉग ए अपॉन बी होता है, तो आप इसको आगे बढ़ा के लॉग ए अपॉन बी के रूप में भी आंसर्स दे सकते हैं। ओके, जैसे देखो यहाँ पर 1 अपॉन साइन बी माइनस ए इंटू लॉग सेक एक्स माइनस ए इंटू सेक एक्स माइनस बी, और इंटीग्रल कांस्टेंट आप क्या ऐड करोगे, इंटीग्रल कांस्टेंट जो है बच्चों हम लोग सी ऐड कर देंगे। क्लियर है ना। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि e पे पावर x इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यू का इंटीग्रेशन करना है। बच्चों आप यहाँ पर e पे पावर x को बाहर रहने दो, और x माइनस 3 को क्या कर दो, x माइनस 1 माइनस 2, और अपॉन एक्स माइनस 3 का एक्स माइनस 1 का होल क्यू रहने दो। अब आप इसको एक्स माइनस 1 के साथ इसको सेपरेट करो, और माइनस 2 के साथ इसको सेपरेट करो, तो देखो ऊपर नीचे एक एक्स माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बचेगा, माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यू बचेगा। बच्चों अब यहाँ पे आप फार्मूला लगाओगे कि यदि e पे पावर x, और मान लो आपको एफ एक्स यहाँ पे दिया हो, और एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन यदि एफ डैश एक्स मिले हमें,
dx, तो इसका सिंपल सा इंटीग्रेशन होता है e पे पावर x इंटू एफ एक्स। तो इसी फार्मूला को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे कि एफ एक्स बराबर कंसीडर कर लेंगे 1/x-1 का होल स्क्वायर, और इसका जब डिफ्रेंसिएशन हम निकालेंगे तो देखो बच्चों डिफ्रेंसिएशन हमें सेकेंड वाला टर्म निकल रहा है, देखो यहाँ पर ये टर्म निकल रहा है ना, तो इसका मतलब ये फार्मूला यहाँ पे लग सकता है कि i इक्वल टू ई पे पावर x एफ एक्स। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं करो, i का वैल्यू पुट कर दो, ई पे पावर x, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 1/x-1 का होल स्क्वायर। तो बस यही आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, एवेल्युएट करना है 0 से 1 है, इसका लिमिट दिया है, और x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, इसका हमें एवेल्युएट करना है। तो देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या किए, एक्स स्क्वायर को हमने जेड मान लिया। एक्स स्क्वायर को जेड मानने से बेनिफिट क्या हुआ कि इसका डिफरेंशियल वैल्यू 2x dx बराबर dz मिलेगा, और x dx बराबर देखो dz/2 मिलेगा। अब आप आराम से यहाँ पे लिमिट चेंज कर सकते हो। जैसे देखो x का वैल्यू 0 है तो z की वैल्यू जो होगी वो क्या होगा, 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू यदि 1 होगा तो z की वैल्यू 1 की स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो लिमिट तो सेम ही रहा 0 to 1। तो यहाँ पे देखो x dx की जगह पे आप dz/2 लिख देना, और e पे पावर x स्क्वायर की जगह e पे पावर z लिख देना। ओके, अब e पे पावर z का इंटीग्रेशन e पे पावर z ही होगा, और लिमिट 0 to 1 पुट कर देना, 1/2 को बाहर रखना, ये वाला 1/2 को। तो देखो e पे पावर 1 माइनस e पे पावर 0, और किसी भी संख्या पर 0 का वैल्यू बच्चों 1 होता है, तो आंसर हो जाएगा e-1/2। ओके, चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है। 11 में बोल रहा है बच्चों कि एवेल्युएट करो i इक्वल टू 0 to π/2 और sin x टू द पावर 2022 अपॉन sin x टू द पावर 2022 प्लस cos x टू द पावर 2022। बच्चों यहाँ पे हम सिंपल सा एक प्रॉपर्टीज लगाएंगे कि 0 to a एफ एक्स डी एक्स बराबर जो होता है 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स होता है, ठीक है ना। तो a की जगह पे π/2 दिया है, और एफ एक्स देखो यहाँ पे ये दिया है, तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगाया, तो x की जगह पे क्या हो जाएगा π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, देखो है ना a माइनस एक्स। तो यहाँ पे फार्मूला लगाओगे तो साइन π/2 माइनस एक्स पे पावर 2022 अपॉन साइन π/2 माइनस एक्स पे पावर 2022 प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स पे पावर 2022। ओके, अब क्या करो, यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा, देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे भी साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन। अब मैंने इसको क्या किया, इक्वेशन सेकेंड मान लिया, और इसको जो है इक्वेशन फर्स्ट रहने दिया, ठीक है ना। अब ये दोनों को आप क्या करो, ऐड कर लो, इसे आप फर्स्ट मान लेना, ये सेकेंड हो गया, ये दोनों को ऐड करेंगे तो देखो आई कितना हो जाएगा 2i होगा, आई कितना होगा बच्चों 2i होगा। और देखो ये 0 से π/2 तो लिमिट रहेगा सेम, और इसका देखोगे तो यहाँ आपको जो है देखो ये और ये वाला दोनों पार्ट देखो सेम लग रहा है, तो डिनोमिनेटर सेम रह जाएगा यहाँ पे, और नोमिनेटर हम लोग इजिली क्या करेंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, यहाँ कुछ नहीं बचा तो dx बचा, तो dx का इंटीग्रेशन क्या कर देना x, और लिमिट पुट कर देना 0 से π/2, तो 2i बराबर 0 से π/2 तो 2i बराबर π/2, तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा π/4, देखो 2 इधर आ जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर देखो बच्चों क्या कह रहा है कि सो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर द वर्टिस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। हमें बताना है कि ए बी सी जो होगा पॉइंट्स, बच्चों ये वेक्टर नहीं दिया है, यहाँ पे पॉइंट्स दिया है, इसका मतलब हमें पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो हमने पॉइंट्स ए बी सी मान लिया। इस यहाँ पे देखो ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए मान लिया 2i माइनस जे प्लस के, बी का मान लिया ओ बी आई माइनस 3j माइनस 5 के, और सी का मान लिया ओ सी 3i माइनस 4j माइनस 4 के। अब हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, यहाँ पे ट्रायंगल ओ ए बी कंसिडर करेंगे, जिसमें ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, ओ वेक्टर का लॉ ओ ए प्लस ए बी बराबर ओ बी। तो ए बी बराबर क्या होगा ओ बी माइनस ओ ए, तो इससे हम लोग ए बी निकाल लेंगे, ठीक है। और ए बी निकालने के बाद क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ओके, मैग्नीट्यूड निकाल के इसका स्क्वायर निकालेंगे, तो देखो मैग्नीट्यूड आया √41, मैग्नीट्यूड आता है ना निकालने, मैग्नीट्यूड मान लो वेक्टर ए बराबर xi प्लस वाई जे प्लस जेड के अगर दिया हो तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, मैग्नीट्यूड सिंपल √x का स्क्वायर y का स्क्वायर और z का स्क्वायर करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, तो √41
इसका स्क्वायर किया तो 41 आया। अब आप क्या करो, ट्रायंगल ओबीसी में कंसीडर कर लो, ठीक है ना। ओबीसी में ओबीजी और बीसी बराबर ओसी, तो बीसी हो जाएगा ओसी माइनस ओबी। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, उसका स्क्वायर कर देना। ओके, इसके बाद आप ट्रायंगल ओएसी में कंसीडर कर लो, ओएज और एसी बराबर ओसी, ठीक है। फिर आप एसी निकाल लेना, ठीक है। एसी देखो इतना निकलेगा, एसी का वैल्यू निकला आई माइनस 3j माइनस 5k। एसी को हमने सीए जब कन्वर्ट किया तो देखो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। फिर सीए का आपने क्या किया, मैग्नीट्यूड निकाला, उसका स्क्वायर किया, तो स्क्वायर किया तो 35 आया। तो हमने देखा कि एबी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो है बीसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और सीए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के क्या है, बराबर है। तो इससे हमें ये पता चला कि ये जो वर्टिस एबीसी है वो राइट एंगल ट्रायंगल का है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज किस में होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में होती है। ओके, समझ में आया ना। चलो इसके बाद देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। आर बराबर 2i माइनस 5j प्लस के दिया है, प्लस लेमडा इंटू 3i प्लस 2j प्लस 6k, और वेक्टर आर बराबर देखो 7i माइनस 6k प्लस म्यू इंटू आई प्लस 2j प्लस 2k दिया हुआ है। बच्चों हमें एंगल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो वेक्टर का इक्वेशन आर बराबर a प्लस लेमडा बी जो दिया हुआ है, तो हम इससे क्या करेंगे, b को कंसीडर कर लेंगे। तो इसको हमने यहाँ पे b1 ले लिया और इसके इस टर्म को हमने b2 कंसीडर कर लिया। अब हम cos थीटा लगा देंगे, फार्मूला b1 डॉट b2 और b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड, और ये पूरा का हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ओके, तो देखो हमने यही काम किया है, इसको b1 b2 ले लिया, फिर b1 cos थीटा बराबर देखो b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड निकाला, फिर b1 वेक्टर b2 वेक्टर का वैल्यू यहाँ पे रखा, दोनों का सिंपल डॉट प्रोडक्ट किया, 3 इंटू 1 2 इंटू 2 और 6 इंटू 2 सबको ऐड कर दिया, नीचे में मैग्नीट्यूड निकाल दिया। मैग्नीट्यूड निकाल के cos थीटा की जो वैल्यू आई वो करीब 19/21 आया है। कितना आया है, 19/21। तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स 19/21 होगा। ओके, आई होप समझ में आया होगा आपको 13 नंबर में। 14 नंबर में देखो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ए एंड एफ आर इवेंट सच दैट पी ऑफ ए दिया है 0.6 एंड पी ऑफ एफ दिया है 0.3, ठीक है ना, और पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू दे दिया है 0.2। हमसे पूछ रहा है पी ऑफ ई इंटरसेक्स ई यूनियन एफ का मान पूछ रहा है, पी ऑफ ई पूछ रहा है व्हेन एफ हैज अकर्ड, और पी ऑफ एफ पूछ रहा है व्हेन ई हैज अकर्ड। तो देखो बहुत सिंपल फार्मूला हम लगा देंगे, पी ऑफ ई यूनियन बी का फार्मूला होता है पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। कैसे आया होगा बच्चों, यहाँ पे देखो एन ऑफ ए यूनियन बी आपने सेट थ्योरी में पढ़ा था, क्या, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पढ़ा है ना। तो हमने क्या किया, दोनों में एन ऑफ एस से सभी तरफ डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड कर दिया तो बच्चों देखो एन ऑफ ए और अपॉन एन ऑफ एस की जो वैल्यू होती है वो पी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी कितना के बराबर हो गया, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के क्या होगा, बराबर होगा। तो फार्मूला से आप निकाल सकते हो। फिर पी ऑफ ई निकाल सकते हो व्हेन एफ हैज अकर्ड, तो देखो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी ऑफ एफ, फार्मूला लगाना। पी ऑफ एफ निकालोगे व्हेन ई हैज अकर्ड, तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ ई, तो ये होगा 1/3, ठीक है ना। चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15 में देखो बच्चों क्या कह रहा है, सेक्शन सी का क्वेश्चन आ गया अब ना। आई बराबर 3x प्लस 5 अपॉन एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का हमें इंटीग्रेशन करना है। बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ये एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करोगे तो देखो इसमें और इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, x माइनस 1 बचेगा, ये दोनों में -1 कॉमन लोगे तो x माइनस 1 बचेगा। अब आप एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ x माइनस 1 कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा दोनों में। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप फार्मूला में लगा दो, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो आप देख रहे हो कि x माइनस 1 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और इंटू एक्स प्लस 1। अब आप इसको कंसीडर कर लो 3x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर a अपॉन एक्स माइनस 1, ये फार्मूला दिया हुआ है आपके बुक में, प्रॉपर्टीज लगाएंगे, प्लस b बट्टा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c बट्टा एक्स प्लस 1 कर देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, फिर ये पूरा एलसीएम हो जाएगा तो x माइनस 1 गया तो a इंटू एक एक्स माइनस 1 आएगा और एक एक्स प्लस 1 आएगा, b के साथ क्या आएगा, x माइनस 1 पूरा चला गया तो x प्लस 1 आएगा और c के साथ x माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा। फिर आपको करना क्या है, यहाँ पे
ए पूरा गुना कर लेना है, फिर एक्स स्क्वायर वाले टर्म, एक्स वाले टर्म और कांस्टेंट टर्म को एक साथ सेपरेट करना है, तो इससे इक्वेशंस बनेंगे। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेंगे ए बी सी का मान, ठीक है ना। क्या चीज का मान मिलेगा बच्चों? ए बी सी का वैल्यू मिलेगा। देखो यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें b का वैल्यू 4 मिला, c का वैल्यू 1/2 मिला और a की वैल्यू -1/2 मिला। अब आपको क्या करना है, सिंपली इंटीग्रेट कर देना है। इसके जगह पे ये वैल्यू को पुट कर देना है। ये -1/2 अपॉन x - 1 है, ठीक है ना, प्लस 4/x-1 का होल स्क्वायर और ये 1/2 अपॉन x+1 है। अब आपको कुछ नहीं करो, इंटीग्रेट करो तो ये 1/x-1 का इंटीग्रेशन log x-1 हो जाएगा। 4/1 - x-1 का होल स्क्वायर है, ये ऊपर जाएंगे तो x पे पावर n के रिस्पेक्ट में इसको आप इंटीग्रेट करना और ये फिर 1/x+1 का log x+1 हो जाएगा। तो ये देखो -1/2 log x-1 माइनस x-1 का पावर n पे इसको हम इंटीग्रेट किए तो -2 + 1 किया, -2 + 1, तो ये वैल्यू आप आएगा। तो देखो ये log दोनों में है तो हमने इसको पहले लिखा, इसको मान लो बाद में लिखा। 1/2 अगर कॉमन लेंगे तो log a माइनस log b बनेगा, तो log a बट्टा b और -4/x-1। चूंकि इंडेफिनिट है तो आप इंटीग्रल कांस्टेंट c को ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या कह रहा है बच्चों, i बराबर x+1 अपॉन √x² + 2x + 3 का आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे फार्मूला लगाओगे, इसको पहले मानोगे x+2 को a इंटू इसके अंदर वाला का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, x² + 2x + 3 का और प्लस b। एक प्रॉपर्टीज है, आप देखना बुक में प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है इस तरह का, क्लियर है ना। इस तरीके से हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, जब देखो इसको हम सेपरेट जब नहीं कर पाते हैं ना, तो यही प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि इसको सिंपल अगर आप मान के सोचोगे रूट हटा देंगे तो ये इंटीग्रेशन होगा नहीं सिंपली। बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टीज दिया गया है, तो ये रूल्स दिया गया है। तो x+2 बराबर देखो इसका डिफ्रेंसिएशन किया प्लस b। इसके बाद हमने यहाँ पे a और b को कंपेयर करके वैल्यू निकाला a और b, और a और b जब निकल जाएगा तो हम x+2 की जगह पे लिख देंगे a की वैल्यू यहाँ पर और प्लस इंटू 2x+2 और प्लस b की जो वैल्यू निकलेगा। तो देखो a की वैल्यू 1/2 निकला है, b की वैल्यू 1 निकला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे x+2 बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 2x+2 + 1। इसके बाद देखो i बराबर आप यहाँ पे x+2 की जगह पे वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, फिर इसको सेपरेट करोगे। अब देखो बच्चों ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया इंटीग्रेशन, तो हमने इसको i1 मान लिया, इतने दूर को i2 मान लिया। अब हम i1 को सेपरेटली क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो अब अगर x² + 2x + 3 को अगर कुछ कंसिडर करोगे टर्म, जैसे मान लिया मैंने z, तो इसका डिफरेंशियल वैल्यू देखो ऊपर वाला आ जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करना हमारे लिए आसान हो गया। i1 निकालना dz बट्टा z, देखो इसके जगह पे 2x + 2 dx के जगह पे हमने dz लिख दिया, ये dz और ये अंडर रूट, इसको z माना था तो z लिख दिया। अब z पे पावर -1/2 का इंटीग्रेशन निकालना आसान हो गया, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन जब निकालोगे तो देखो क्या आएगा, z पे पावर 1/2 आएगा, तो ये अंडर रूट z का वैल्यू पुट कर देना। फिर इसी तरह i2 को लेना, तो इसको हम लोग मिडिल कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको क्या करेंगे, पहले ब्रेक करेंगे x² + 2x + 3 को। तो ये देखो x² + 2 × x × 1 + 1 का स्क्वायर ऐड किए, चूंकि यहाँ पे देखो जब हम लोग सेटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे b 1 दिख रहा है, 1 का स्क्वायर ऐड किया, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया और ये 3 को ऐड कर दिए। तो इस तरह से आप इसको फिर x+1 को कुछ मान लेना। मैंने पहले z मान रखा था इसलिए हमने दोबारा t माना, ओके। तो dx बराबर dt निकला। फिर आप i2 बराबर यहाँ पे पुट कर सकते हो t² + √2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे आप फार्मूला लगा दोगे, कौन वाला, तो 1/√x² + a² dx वाला, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला होता है log x + √x² + a²। बात समझ रहे हो ना। ये फार्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया, फिर t की जगह पे x+1 पुट कर दिया, इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू निकला। अब चूंकि i बराबर जो है वो 1/2 i1 + i2 है, तो आप i1 i2 जो निकाले हो यहाँ पे वैल्यू पुट करके इंटीग्रल कांस्टेंट c को ऐड कर देना, क्लियर है ना। इसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि a = 2i - 3j + k, b बराबर i - k है, देन फाइंड द फॉलोइंग 2a - b और a का स्क्वायर है, फिर a डॉट b, फिर a क्रॉस b और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b। मुझे ये निकालना बहुत ही आसान है। जैसे 2a - b करोगे तो 2 × वेक्टर a दे देना,
माइनस वेक्टर बी का वैल्यू डाल देना, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना और फिर सब्ट्रैक्ट कर देना, आ जाएगा। अब बच्चों ये बोल रहा है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करोगे, या वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से गुना करोगे तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, और इसी को तो हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर। तो कुछ नहीं करो, पहले वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल लो, उसका स्क्वायर कर दो, तो आंसर आ जाएगा 14। फिर देखो ए डॉट बी निकालना है, स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, तो सिंपली आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करो और के का के साथ, क्योंकि जे तो इसमें अवेलेबल है नहीं, आंसर बन आ जाएगा। ए क्रॉस भी आप डिटर्मिनेंट मेथड से निकाल सकते हो, तो आप वेक्टर जो दिया हुआ है यहाँ पर 2i माइनस 3j प्लस के, तो 2 माइनस 3 और के यहाँ पर हम आई जी के नीचे रख देंगे। उस तरह वेक्टर बी में आई और के है, माइनस के है, तो आई की जगह 1, बी की जगह 0 रखना, के की जगह -1, तो इसका मतलब आई की जगह 1, बी बोले तो जे की जगह पे 0, के जगह पे -1। फिर आप इसको डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करना, आई लेना तो ये गया, ये दोनों को लेना, फिर माइनस जे लेंगे तो ये गया 2 1 1 -1 आ जाएगा, और के लोगे तो ये कॉलम और ये को हटा दो, तो 2 1 -3 0 आएगा। इसको फिर सॉल्व करोगे, आंसर आएगा 3i + 3j + 3k, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग को बोल रहा है प्रोजेक्शन निकालने, तो बच्चों प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर ए ऑन बी जब निकालते हो तो वेक्टर ए डॉट बी बट्टा वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड करते हो, ठीक है ना। तो ए डॉट बी तो चूंकि आप पहले निकाल चुके हो, कितना 1, देखो 1 ही आया था ना, 1 आया था। फिर हमने यहाँ पे ए डॉट बी का वैल्यू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाला, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर आया, तो 1/√2। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी जो होगा 1/√2 होगा। क्लियर है ना। 1/√2 देखो sin 45 cos 45 हो सकते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है बच्चों, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइन। वेक्टर आर बराबर दे रहा है i + 2j + 3k + लैम्डा इंटू i - 3j + 2k। वेक्टर आर बराबर 4i + 5j + 6k और म्यू इंटू 2i + 3j + k। बच्चों देखो ये दोनों वेक्टर्स जो दिया है आर बराबर a + लैम्डा, ये दोनों अलग अलग लाइन्स है, ठीक है ना, ये पैरेलल लाइन्स नहीं है। जब पैरेलल लाइन नहीं होते हैं तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है d बराबर b1 क्रॉस b2 डॉट a2 - a1 अपॉन b1 क्रॉस b2, ठीक है ना। तो ये a1 b1 कहाँ से लाओगे, तो ये a1 ये b1 ये a2 ये b2, ठीक है। इससे आप a1 b1 a2 b2 लिख के पहले b1 क्रॉस b2 निकाल लोगे डिटर्मिनेंट प्रोसेस से, ठीक है, बहुत इजी। b1 b2 का आप कोएफिशिएंट यहाँ पे लिखना, इसके बाद इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, फिर a2 में से a1 वेक्टर को घटाना और फिर ये फार्मूला लगा देना d बराबर b1 क्रॉस b2 जो निकाले हो उसको रखना डॉट a2 - a1 बटा b1 और b2 का क्रॉस का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे। तो देखो इसका आंसर जो आएगा बच्चों 3/√19 आएगा। तो देखो अपने से प्रैक्टिस करो, ये सवाल बनाओगे तो याद भी रहेगा कैसे कैलकुलेशन हुआ है, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ। फिर देखो लास्ट क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली। तो बोल रहा है मैक्सिमाइज z बराबर 4x + y दिया और सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट x + y <= 50 या 3x + y <= 90 और y जो हो रहा है <= 0 दिया है। बच्चों हम कुछ समय के लिए मान लेते हैं x + y = 50 मान लिया, तो y बराबर 50 - x, इससे हमने कुछ वैल्यू कंसिडर किया तो x और y का कुछ पॉसिबल वैल्यू मिला। इस तरह सेकेंड इक्वेशन में 3x + y को आप 90 मान लो, तो y बराबर देखो क्या होगा 90 - 3x, इससे भी आप x y का पॉसिबल वैल्यू निकालोगे। फिर इसको आप क्या करो, ग्राफ इसका इस पॉइंट को लेके लोकेट करके ग्राफ ड्रॉ करो। तो देखो ये पॉइंट हमने पहले लिया 0 और y 50, फिर x 50 y 0 और x 10 y 40 है ना। तो इससे एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना। इसके बाद दूसरा देखो यहाँ पे x 10 y 60, देखो x 10 y 60 ये पॉइंट है, x 30 y 0 ये पॉइंट है और x 0 y 90 ये पॉइंट है। इसको लेके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना। अब देख रहे हैं कि ये लाइन और ये लाइन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो देखो ये यहाँ से ऊपर चले जाओ तो ये 20 पे है और इधर से आ जाओ तो 30 पे, तो 20 और 30 पे ये जो है एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका कॉमन सॉल्यूशन भी होगा दोनों लाइन का। लेकिन यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है एरिया सेट करके आप जेड की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है ना। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पर x + y बोल रहा है <= 50, इसका मतलब x + y वाला जो लाइन बना है वो डाउनवर्ड जा रहा है, तो डाउनवर्ड देखो ये लाइन इधर आएगा
अगर हम इधर अगर मान लो कि कलर करते हैं तो इस लाइन के लिए क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, इसलिए ये यहीं तक एरिया आएगा। दूसरा ये लाइन भी देखो डाउन हो रहा है 3x प्लस बाई 90, तो ये लाइन हम इधर करेंगे, तो देखो यही कॉमन एरिया जो है हमारा शेडिंग वाला एरिया बनेगा। अब ये किस किस पॉइंट पे देखो शेडिंग हो रहा है, तो 0 50 20 30 0 0 पे और 30 0 पे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अब जेड निकालना है, इससे जेड निकालना है 0 50 पे, फिर जेड निकालना है 20 30 पे, जेड निकालना है 30 0 पे, जेड निकालना है 0 0 पे। तो देख रहे हो कि सबसे ज्यादा जो वैल्यू आया है बच्चों वो 120 आया है 30 0 पे। तो जेड जो होगा मैक्सिमम होगा 0 0 किस पे होगा, 30 0 पे होगा, और मैक्सिमम वैल्यू जो है 120 होगा। तो आई होप आपको सारा प्रश्न का जो सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलो इसके साथ हम लोग का मॉडल सेट पेपर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे मॉडल सेट पेपर 3 का सॉल्यूशन। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।